हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, नामीबिया जो एक सदर्न अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नामीबिया एक अफ्रीकन देश जो केप ऑफ गुड होप के करीब आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपने ना ये नाम तो सुना होगा, जहां से ऑयल टैंकर्स और क्रूड ऑयल शिप्स रेड सी में हौतीस के अटैक के बाद ह्यूज नंबर्स में इस एरिया से गुजर रही है। केप ऑफ गुड अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और ये रास्ता स्विस कैनल का एक अल्टरनेटिव भी है। तो नामीबिया इस देश में ना 30 लाख की आबादी रहती है और रिसेंटली ये देश में बिलियंस ऑफ बैरल्स में कच्चे तेल को खोज किया गया है और इस खोज को पोर्चुगीज एनर्जी कंपनी गैल्प एनर्जिया ने खोज किया है। अगर ये एक बार प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देना तो ये सऊदी अरबिया, यूएई समेत वेरियस मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और इसका रशिया पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कैसे, मैं आगे डिटेल में बोलूंगा। कुछ भी हो सकता है। गैल्प एनर्जी कंपनी का कहना है कि उन्होंने नामीबिया के ऑफशोर के करीब पड़े कच्चे तेल के डिपॉजिट को पाया है। कितने बड़े? लगभग 10 बिलियन बैरल्स को खोज किया है इन्होंने। ये सबसे लेटेस्ट ऑयल डिस्कवरी है नामीबिया की ऑफशोर में। और गाइस, कुछ महीने पहले की बात है, एक और एनर्जी जाइंट ब्रिटेन शेल और फ्रांस की टोटल एनर्जी ने भी यहाँ कच्चे तेल को पाया था। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नामीबिया देश में कम से कम 21 बिलियन बैरल्स का कच्चा तेल मौजूद है, जो कि नामीबिया को लीबिया और नाइजीरिया के बाद अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी बनाता है। याद रखें, जब भी ऐसे रिजर्व मिलते हैं ना, तो फॉरेन कंट्रीज की नज़र इन देशों पर होती है। फॉरेन कंपनीज यहाँ पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे और ये सभी लेटेस्ट डिस्कवरीज आपको नामीबिया के ऑरेंज बेसिन में देखने को मिलेगा। ये नामीबिया के सदर्न कोस्ट के पास साउथ अफ्रीका के करीब आता है। यह पूरा रीजन दुनिया भर के बड़े बड़े एनर्जी जायंट्स के द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ पर फॉरेन कंपनीज ने एरिया को डिवाइड कर लिया है कि जी तुम ये एरिया रख लो, मैं ये एरिया रख लेता हूँ। यहाँ पर हम मिलकर ड्रिल करते हैं और इस एरिया में कच्चे तेल की खोज में जुड़ चुके हैं। अब तक ब्रिटेन की शेल, फ्रांस की टोटल एनर्जी और अब पोर्चुगीज की कंपनी गैल्प एनर्जी ने कच्चे तेल को डिस्कवर किया है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चेवरॉन कंपनी भी इस रीजन में ना कच्चे तेल की खोज में जुड़ चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए यहाँ पर इस एरिया में आकर खोज कर रहा है, तो ये एरिया कितना अपने आप में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, आगे फ्यूचर में हमें नए डिस्कवरीज के बारे में और भी ज्यादा सुनने को मिलेगा और यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज है कि नामीबिया शायद अगला बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी बन जाए, क्योंकि ऑरेंज बेसिन सिर्फ एक एरिया है जो कंपनीज के द्वारा अभी के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये देश में कई और पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स और बेसिन अलग अलग मौजूद है, जहां हमें कच्चा तेल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको ना नामीबिया के जमीन में भी कच्चा तेल देखने को मिलेगा। सिर्फ अभी के लिए ऑफशोर में ही यह देखा जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है, कुछ सालों बाद हमें नामीबिया का पेट्रोल शायद हमारे व्हीकल्स को चलाए, लेकिन इसके लिए काफी सालों का समय लगेगा। शायद डिकेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो अभी हो रहा है ना, ये सिर्फ पहला कदम है। समझने के लिए एक शुरुआत है। अभी बस कंपनीज का एक्सप्लोरेशन सक्सेस हुआ है। इसके बाद कच्चे तेल को ड्रिल करना, रिफाइन कर बेचना और ट्रांसपोर्ट करना, ये बाकी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करने में भी सालों का वक्त लग जाता है, जो आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पानी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है। अगर हमें इसका पेट्रोल इस्तेमाल करना है ना, एटलीस्ट 2029 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और वो भी शुरुआत में थोड़ा सा ही होगा। और इस नामीबिया की ऑयल फील्ड से ना 2035 तक रोजाना 3,80,000 बैरल्स कच्चा तेल प्रोड्यूस करने की उम्मीद है, जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों से बिल्कुल कंपेयर नहीं होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिसंबर 2023 में सऊदी अरबिया ने लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे को प्रोड्यूस किया था। यूएसए ने भी 13.3 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस किया था। रशिया ने 10.1 मिलियन बैरल्स को प्रोड्यूस किया था। नामीबिया सब उम्मीदों को पार कर लेता है तो शुरुआत में पेट्रोल आउटपुट सिर्फ 1 मिलियन बैरल पर डे तक ही पहुंचेगा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की लिस्ट में नामीबिया का नाम तो आ जाएगा। अब सीधे पॉइंट पर आता हूँ। लेकिन दोस्तों, मान लो नामीबिया ऐसा कर लेता है तो एक बड़ा सेटबैक ना सऊदी अरबिया समेत वेरियस मिडिल ईस्ट को पहुंचेगा, रशिया को भी पहुंचेगा। कैसे? तो देखिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को मिडिल ईस्ट से जितना कच्चा तेल मिलता है ना, जितना वो मंगवाते हैं ना, वो अब मिडिल ईस्ट को रिप्लेस कर नामीबिया से परचेस करेगी, क्योंकि इन्हें सस्ता भी पड़ेगा,
टाइम भी कम लगेगा और प्लस पॉइंट ये है कि लोकेशन के हिसाब से ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब है कंपेयर टू मिडिल ईस्ट। यूरोप के केस में बोलो तो मान लो अगर रेड सी में सिचुएशन ऐसी ही रहती है जैसा अभी के लिए है, या फिर कल को जिबौती के सोमाली के पायरेट्स आना जाना मुश्किल कर देते हैं, या मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस ईरान हो जाता है, अगेन एक बड़ी लड़ाई हो जाती है। याद रखना एक चिंगारी काफी है मिडिल ईस्ट में आग लगाने के लिए। यहाँ पर जो ऑयल ट्रेड है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ऐसे केस में यूरोप यूनियन के लिए एक नया रास्ता ओपन हो जाएगा। हालांकि अफ्रीका से डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा यूरोप तक, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा ना होने के कारण नामीबिया क्रूड ऑयल को जल्द से जल्द यूरोप तक पहुंचा सकता है, क्योंकि स्विस कैनल में हमें ह्यूज ट्रैफिक देखने को मिलेगी। यहाँ पर टैक्स भी ज्यादा जाता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ घटना हो गई या मिडिल ईस्ट में वॉर बड़ी स्केल तक पहुंच गई, हालत खराब हो जाती है, इसके बाद बस एक बार यूरोप को नामीबिया समझ आ गया ना, यूरोप इवेंचुअली मिडिल ईस्ट से ऑयल परचेजिंग करना कम ही कर देगा, ना के बराबर भी कर सकता है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 की शुरुआत पहले से ही शुरू कर दी थी। और दोस्तों हमें ना 2028 या 2029 के बाद तेल वाले मामले में ज्यादा प्रायोरिटी यूरोप मिडिल ईस्ट से हटकर नामीबिया को दे सकता है, अफ्रीका को भी दे सकता है, क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो ये केस में यूरोप ना तो रशिया से तेल खरीदेगा ना ही मिडिल ईस्ट से खरीदेगा अगर अफ्रीका का दरवाजा इन्हें ओपन हो जाता है। हाँ, इंडिया के केस में नामीबिया दूर पड़ेगा। हम इराक से कच्चा तेल को परचेज करते हैं। पॉसिबिलिटीज है कि कल को अगर ईरान पर सैंक्शंस हट जाते हैं तो इंडिया ईरान के साथ भी कच्चा तेल खरीद सकता है। लेकिन नामीबिया के केस में यूरोप और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन यह एक प्रेडिक्शन है, ऐसा होने की हाई चांसेस है। समझने के लिए 70% चांस है। और यूरोप के इस रूट में ना ज्यादा लैंड या ट्रैफिक किसी भी तरह की झंझट देखने को नहीं मिलेगी जो हम स्विस कैनल के केस में देखते हैं। लेकिन याद रखना नामीबिया के डिस्कवरी क्रूड ऑयल के दामों को कम नहीं कर सकती, कम से कम अगले कुछ दशकों तक तो नहीं कर सकती। और ये भी नहीं होगा ये देश कच्चा तेल बेचकर फौरन तुरंत अमीर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर सालों लगते हैं, दिमाग लगता है, पेशेंस लगते हैं। स्पेशली नामीबिया को करप्शन से बचाना होगा, पॉलिटिशियंस को सीधे तौर पर काम करना होगा, क्योंकि करप्शन सब अच्छे कामों को ना बिगाड़ कर रख देता है। देश के ऑयल फील्ड को फॉरेन कंपनीज एक्सप्लोर कर रही है। पोर्चुगीज की कंपनी गैल्प ने जो अभी के लिए नया फील्ड मिला है ना, उसमें टोटल शेयर रेवेन्यू में 80% कंट्रोल करता है, यानी गैल्प कंपनी के पास 80% शेयर मौजूद है। फिर नामीबिया के स्टेट ऑयल कंपनी के पास 10% शेयर है। एक और नामीबियन कंपनी के पास 10% शेयर है। मतलब समझने के लिए हर $10 में $8 पोर्चुगीज की कंपनी गैल्प को जाएगा। नामीबिया के स्टेट ऑयल फर्म ने बाकी फॉरेन ऑयल कंपनीज के साथ भी ऐसा ही डील्स किया है, और ये लोग कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए अफ्रीका की दांगोट पेट्रोलियम रिफाइनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नाइजीरिया में आपको देखने को मिलेगा, या फिर यूरोपियन कंट्री जर्मनी को चूज कर सकते हैं। जर्मन रिफाइनरी के मामले में पूरे यूरोप में ना सबसे आगे है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।